आदाब, मैं मीनाक्षी शौरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की समाजी, इक्तिसादी और माहौलियाती सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत के डिफेंस ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की। आज हमारा देश दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ा नेशन एक तरह से है और साथ ही साथ दुनिया की उभरती हुई एक इकोनॉमिक ताकत के तौर पर भी हमारे मुल्क की पहचान है। इसकी तरक्की की रफ्तार को और आत्मनिर्भर भारत और साथ ही साथ मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव तरक्की की रफ्तार को और भी ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं और यही वजह है कि कई सेक्टर्स में हम दुनिया के डेवलप्ड नेशन से भी आगे हैं। आप समझने वाली बात यह है कि भारत के डिफेंस ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में आज हम कहां तक का सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं और हमारी जो आगे की मंजिल है वो क्या है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने आज़ादी की 79वीं सालगिरह पर अपनी स्पीच में भारत की डिफेंस ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर डिटेल में बात की है और उसी को हम और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। CSIR के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के डायरेक्टर डॉक्टर अभय अनंत पाशिलकर हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में सीनियर फेलो ग्रुप कैप्टन, वायुसेना मेडल रिटायर्ड डॉक्टर राजीव कुमार नारंग हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और इंडियन नेवी के नेवल इंस्ट्रक्टर पायलट के तौर पर रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ स्टूडियो में है। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं अपने राइट से ही शुरुआत करना चाहती हूँ। पहले मैं नारंग सर, सबसे पहले आप ही से जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, डिफेंस में हमारी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम सेल्फ रिलायंट की भी बात करते हैं और ये हमने काफ़ी हाल फिलहाल में भी अगर बात करें तो हमने काफ़ी मजबूती से इस बात को देखा है कि हम बहुत एक न सिर्फ तरक्की उस लिहाज से कि हम क्या क्या बना रहे हैं, बल्कि उस लिहाज से भी कि हम उसका कंप्लायंस कितनी मजबूती के साथ कर रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स हम कह सकते हैं कि आज हमारी ताकत है। हाल फिलहाल में हमने उसका ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखा है। प्लीज एक्सप्लेन फॉर आवर व्यूअर्स कि क्या है हमारी ताकत आज अगर हम डिफेंस सेक्टर में बात करते हैं। मीनाक्षी जी, सबसे पहले भारत ने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स किए हैं कि जिससे हमारी अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है और इसका जो सबसे बड़ा नमूना हमने देखा ऑप सिंदूर में देखा, जब हमने देखा पाकिस्तान ने बिना किसी प्रोवोकेशन पे हमारे पे अटैक किया। हमने जब उन्होंने हमारे लोगों को मारा कश्मीर में, तो हमने एक भी पाकिस्तानी टारगेट को नहीं छुआ। हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया और बोला उसके बाद कि हम पाकिस्तान मिलिट्री को अटैक नहीं करना चाहते हैं। और जब उन्होंने हम पे अटैक किया, उन्होंने मिसाइल्स, ड्रोन और आर्टिलरी से अटैक किया, तो हमने उसको बड़े ही संजीदगी तरीके से उनको न्यूट्रलाइज किया। इसमें एक चीज क्लियरली समझ में आ गई कि हमारे जो इंडिजिनस ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम थे, उन्होंने भारत की लाज रखी। दुनिया में अगर आप देखें, ड्रोन अटैक जहां भी हुए हैं वहां पर बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन भारत में जितने भी उन्होंने ड्रोन अटैक किए, पाकिस्तान ने सिर्फ अपने ही ड्रोन नहीं किए, उन्होंने चाइनीज ड्रोन इस्तेमाल किए, उन्होंने इजरायली ड्रोन इस्तेमाल किए। उन सब ड्रोन लेने के बावजूद हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। और हमें हमारे जो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ने जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम थे, उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया। और हमें ये भी पता लगा, ये जो एक्सपीरियंस हमें मिला, उसकी वजह से हमें अपने सिस्टम्स की जो परफॉर्मेंस थी दुनिया ने देखी और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि हमें जो भी उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट करनी है उसको करके हमें आगे में और बेहतर सिस्टम बना पाएंगे और इससे हमारे सिस्टम ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनेंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी आगे बढ़ेगी। और हमें ये भी पता लगा कि हमारे AI और जो ऑटोमेशन है, ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और हमारी जो आत्मनिर्भरता इन डिफेंस एरोनॉटिक्स है, ये एक इंपॉर्टेंट पिलर बन के उभर के आया है। हमारे ज्यादा नेटवर्क सिस्टम चाहिए और ये सब चीजों को देखते हुए हमारे जो इंडिजिनस एफर्ट्स थे, उनका रिजल्ट ऑप सिंदूर में
सामने आया। बिल्कुल, तो सक्सेस रेट भी उसका काफ़ी अच्छा हम बिल्कुल मानते हैं, 100% उसको हम एक तरह से ये कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको लेकर स्प्रेड हुई और एक नागरिक के तौर पर, एक सिटीजन ऑफ दिस नेशन के तौर पर वो हमारे लिए बहुत ही प्राइड का इशू है। डॉक्टर अभय अनंत, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जो सर ने अभी एक्सप्लेन किया वो किसी एक दिन में हुआ काम नहीं है। अगर हमारी ताकत बड़ी है तो उसको हम कंटिन्यूस एफर्ट्स, हमारे उसमें रिसर्च है, बाकी तमाम चीज़ें उसमें आती हैं, उस सब को लेकर हम लगातार एक तरह से काम कर रहे हैं। उसको लेकर आप क्या बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, ना सिर्फ कि हम अभी कहाँ पर हैं, बल्कि क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, सो हम जहाँ से शुरू करते हैं और आज हम जहाँ पर हैं और जो हमारा फ्यूचर पर्सपेक्ट है, उसको लेकर मैं बात करना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में काफ़ी संस्थाएं जो इस पे कार्यरत हैं। पहले तो हमारा जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, साथ ही साथ हम काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो हम सिविलियन खेमे में आते हैं, तो हम लोग सब और बाकी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, IITs हैं, IISc है, वो भी इसमें कार्यरत हैं। लेकिन आज ये ज़रूरत बहुत बड़ी ये है कि किस तरह से जो काम इन सब संस्थाओं में हो रहा है वो कैसे बाहर आए, लेबोरेटरी से, प्रयोगशाला से बाहर आए, और वो जो है हमारे उद्योग उसको बना सकें। और बड़ी तादाद में आपने देखा होगा कि एक दिन में 400, 500, 1000 तक ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। तो अगर उसके पीछे हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है या होनी चाहिए, उस पर हमें गौर करना चाहिए। और साथ ही साथ जो जिस तेज़ी से आपको तकनीकी ट्रांसफ़र करना है अपने उद्योगों को, जो स्टार्टअप्स हैं उनमें जो नवाचार हो रहा है, उसको किस तरह से हम लाएं। एक इन बिटवीन मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, ये जो ड्रोन्स हैं जिनके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट और तमाम चीज़ें चल रही हैं, दे आर ओनली फॉर डिफेंस जो आप कर रहे हैं, या फिर क्योंकि ड्रोन्स का हम अदरवाइज भी बहुत यूसेज देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, उस सब को लेकर भी हो रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं कि न सिर्फ जो है सैन्य शक्ति के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी, बट जहां हमारे एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस है या माइनिंग की आप बात करते हैं, या आपको बड़ी किसी बिल्डिंग का सर्वेलेंस करना है, या आपके जो इलेक्ट्रिकल टावर्स हैं उनको आपको निरीक्षण करना है, जो आपके ब्रिजेस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आपको निरीक्षण करना है, तो ये ड्रोन तकनीक जो है ये बहुत ही कारगर साबित होती है इन सब चीज़ों के लिए भी। मतलब इसका सिविलियन ही सिर्फ मिलिट्री एप्लीकेशन ही नहीं है, बल्कि सिविलियन में भी काफ़ी एप्लीकेशन है, और इसमें बहुत सी चीज़ें जो आप एक जगह डेवलप करते हैं उसका आप दूसरी जगह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, अब मैं कैप्टन श्याम कुमार जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिफेंस ग्रोथ और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हैं उनकी। ग्रोथ को भी हम कई डायमेंशंस में देखते हैं और टेक्निकल एस्पेक्ट जो है उसका वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेकर ही जो हमारे टाई-अप्स हैं या फिर जो अदर नेशंस हैं, क्योंकि अभी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आप और ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि हम उस सेक्टर में भी ग्रो कर रहे हैं और वही हमारी शायद बढ़ती हुई ताकत सबसे ज़्यादा मेरे नज़रिए से कही जा सकती है। आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? धन्यवाद मीनाक्षी जी। जय हिंद। सन ऑफ वरुणा। समुद्र से आता हूं, गहराइयों से कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। देखिए, नेवी, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि नेवी एक लीड सर्विस रही है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सैवी सर्विस है और शिप जो होता है पूरी तरह से एक इक्विपमेंट है और कई चीजें उसमें एक साथ इंटीग्रेटेड होती हैं। और मान के चलें तो नेवी का जो आयाम है वो पानी के नीचे, पानी के सतह पर और पानी के ऊपर, तीनों जगह निहित है। उस हिसाब से मैं तीनों की अलग अलग सेगमेंट में बातें करना चाहूंगा, डिफेंस ग्रोथ और टेक्नोलॉजी। उस हिसाब से देखिए, नेवी की जो अपनी मान्यता रही है उसमें ये हमने रॉयल नेवी से एक हम्बल बिगिनिंग की थी, और उसके बाद जब मैरिटाइम ग्रोथ की बात किसी कंट्री की आती है तो हम सिर्फ नेवी की नहीं, हमारे साथ जो मर्केंटाइल जो हमारी जो
व्यापारिक जो हमारी समुद्री जो शिप्स हैं, इसके साथ हम जिस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट निर्भर है भारत का, और उसके साथ हमारे पोर्ट्स, हमारे हार्बर और हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, हमारा कोस्ट गार्ड, और इसके साथ जितने भी और भी संबंधित जो स्रोत है वो सब इसमें निहित है। तो इन सब की ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ ही नौसेना की शक्ति का निर्माण होता है। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत सरकार ने 60-70 से इस पे जोर देना शुरू किया, और पिछले 2 दशकों में आप कहें या 3 दशकों में आप कहें कि नेवी, और खासकर पिछले 15 सालों में तो आप एक तरह से देख रहे हैं लगातार नौसेना की गतिविधियां और उनकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। अब हम सिर्फ नॉर्थ की सीमाएं नहीं देखते, हमें अब इंडिया के नक्शे को उल्टा करके देखना पड़ता है, जहां हमें नॉर्थ नीचे दिखता है, ताकि हम इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक तक और अफ्रीकन कोस्ट तक हम अपनी बातें कह सकें। उस हिसाब से अगर माने तो सबसे पहले मैं सरफेस नेवी की बात करूं तो सरफेस नेवी में आज देखिए हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। पहले तो नेवी हमारी 7वीं सर्विस जो नेवी नौसेना बन गई है पूरे विश्व की, और हम सबसे बड़ी बात है 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एयरक्राफ्ट कैरियर हमने INS विक्रांत बना के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 2000 जो भी हमारी जो जरूरतें थी उसकी दूसरी जो परिकल्पना है उस पे ऊपर भी हम अब काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कुछ ही देशों के पास यह शक्ति है कि वो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर बना सके, और 70 से ज्यादा प्रतिशत इसमें हमारे भारत की अपनी टेक्नोलॉजी लगी है, और अगले कैरियर में शायद वो पूरी हमारी हो जाए। दूसरी बात, हमारी सबमरीन की बात करें, सरफेस शिप्स की हम बात कर रहे थे, तो हमने फ्रिगेट्स बनाने शुरू किए, हमने कॉर्बेट्स बनाने शुरू किए, हमने ऑफशोर पेट्रोल बनाने शुरू किए। हमारा मैजगॉन डॉक, गार्डन रीच, हमारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, ये यार्ड्स जो हैं पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और उन्होंने अब शिप्स बनाने शुरू किए, डिस्ट्रॉयर्स बनाने शुरू किए जो वर्ल्ड क्लास हैं, स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर, जिनकी परिकल्पना दूसरे देश वाले नहीं कर सकते। और हमने उसके बाद देखिए उसके आर्मामेंट बनाने शुरू किए। ब्रह्मोस की बात आप सब जानते हैं, 50 से ज्यादा ब्रह्मोस एक साथ खड़े थे 40 किलोमीटर के रेंज पर कराची से बाहर, ऑपरेशन सिंदूर में कराची को धू कर जलाने के लिए। वो मौका मिला नहीं, वरना शायद दूसरा ही मुद्दा होता, ऑपरेशन सिंदूर। अगली बार वो होगा। और हमारी परिकल्पना है कि 2030 तक 300 से ज्यादा ब्रह्मोस्त्र हमारे हर शिप में लगे होंगे। एक साथ हम 300 ब्रह्मोस्त्र को लेकर समुद्र में जाएंगे, वो हमारी परिकल्पना है। रेडार, सोनार, या आप बात करें एंटी सबमरीन वॉरफेयर की, कॉर्वेट्स की, या बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, कम्युनिकेशन की, कमांड कंट्रोल सेंटर की, सिस्टम स्ट्रक्चर, या उसकी जो सॉफ्टवेयर है, इन तीनों की, तो बहुत सारे चीजें हम एक के बाद एक बना रहे हैं। एंटी सबमरीन की बात करें तो जो हमारा वर्णास्त्र है, जो हमने टॉर्पेडो बनाया है, एडवांस लाइट टॉर्पेडो बनाया हमने, टैडपोल्स हमने जो सोनोबॉयज बनाए हैं सबमरीन को पकड़ने के लिए, सोनार बनाए हमने, जो ये DRDO, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BEL और MSME जिनकी बात की आपने, स्टार्टअप्स की बात की आपने, पूरा इकोसिस्टम नेवी ने बनाया है। और उसके कारण भारत को ब्लू इकोनॉमी में भी और साथ में एम्प्लॉयबिलिटी में भी फायदा हो रहा है। तो जब रिसर्च की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो फिलहाल मैं सरफेस नेवी पर रोकता हूं यहाँ, और आगे अगली सेगमेंट में मैं सबमरीन्स और एविएशन की भी बात जी बिल्कुल हम उसकी बात करेंगे। और आपने जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर का, सर ने भी शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि INS विक्रांत पर जिस तरीके से हमारे मिग्स तैनात थे, और आई एम श्योर अगर थोड़ा सा और समय मिलता या अगर चीज़ें एस्केलेट होती, वो एस्केलेट होता, तो फिर ऑब्वियसली हम अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रखते हैं। और हमारा बहुत ही गर्व है, एक तरीके से प्राइड है हमारे डिफेंस फोर्सेस हमारे लिए। लेकिन सर आपसे जो मैं नायक जी जानना चाहती हूँ वो ये कि देखिए ग्लोबली चीज़ें जो हैं वो अलग तरीके से हैं, हम ये मानते हैं, बिल्कुल जानते हैं इस बात को और तस्दीक करते हैं इसके एक तरीके से कि हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी और मैन्युफैक्चरिंग वाइज भी। लेकिन बावजूद इसके भी हम जो एक बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, अब हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तो उसमें जो हमारा इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी है उसको कितना अपर हैंड मिलता है, क्योंकि अभी हमने उन ड्रोन्स की बात की जिनका कि हमने एकदम 100% कंप्लायंस रिजल्ट के तौर पर देखा है, और आप और बहुत सारी जो चीज़ें हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं एग्जैक्टली वेयर वी आर अगर हम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो आपने पहले एक प्रश्न पूछा था कि सिविल ड्रोन में हमारे या आम लोगों के लिए ड्रोन में हम कहाँ पहुंचे हैं जी। तो मैं एक दो लाइन बताना चाहूंगा कि स्वामित्व हमारे गांव का सर्वे किया गया भारतीय ड्रोनों ने।
ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च की गई, किसान ड्रोन स्कीम लॉन्च की, हमारी स्मार्ट सिटीज जो हैं और अर्थक्वेक्स जो हैं, फ्लड्स हैं, ड्रोन शोज जो है, क्राउड मैनेजमेंट, अर्बन एयर मोबिलिटी को भी हम आगे सोच रहे हैं कि हम अपने ड्रोन लाएंगे, लॉजिस्टिक्स में है, मेडिकल में है। भारतीय ड्रोन हर आदमी की हर क्षेत्र में उन्होंने अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब डिफेंस की बात करें तो 25 जुलाई को हमने यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल थी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जांपल था जहां पर डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर एक मिसाइल लॉन्च की जो मिनिएचराइज थी एंड बहुत ही प्रिसाइज थी। इसी तरह से हमने अब हमारा एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, एक डीआरडीओ लेबोरेटरी है, वो बना रहे हैं रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयर का जो स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। उसका जो मिनिएचराइज वर्जन है जिसको स्विफ्ट कहा जाता है, स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड है, उसने 1 जुलाई 2022 को टेस्ट किया था। तपस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो हम बना रहे हैं उसका टेस्टिंग चल रहा है और उम्मीद है कि उनमें से कुछ ड्रोन भारतीय सेनाओं में आएंगे। आर्चर एनजी मेल वो भी बन रहा है जो आर्म्ड वेरिएंट है तपस का, लेकिन दूसरा डिजाइन है। सिमिलरली हमारे यहां बना रहे हैं शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो आप TB2 क्लास का ड्रोन कह सकते हैं, उसको आर्म्ड और ISR इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकनेसेंस दुश्मन के एरिया की सर्विलेंस के लिए बनाया जा रहा है। और एक इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया गया है कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम जिसमें मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग होगा। और ये इनिशिएटिव जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बनाया है। भारतीय लॉजिस्टिक ड्रोन ने इस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनफैक्ट लॉइटरिंग ड्रोन अगर आप देखें तो हमारे ड्रोन्स ने पाकिस्तान के कई टारगेट्स को निशाना बनाया बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। और नया जो सिस्टम्स आ रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन व्यू है और हमारे जो इंडस्ट्री है उस पर काम कर रही है। और अभी शायद हमारे जो NAL डायरेक्टर साथ बैठे हैं वो भी आपको बताएंगे कि कैसे हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स जो है बनाया जा रहा है। लेकिन मिलिट्री वर्जन में हमारा आइडेक्स इनिशिएटिव के साथ पहले एयरफोर्स ने काम किया और अब नेवी काम कर रही है कि कैसे वो ड्रोन हम भारतीय सेनाओं में इंडक्ट किए जाएं। और स्वार्म यूएवीज जो है जो एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी माना जाता था वो टेक्नोलॉजी हमारे यहां पर बनाई गई। और भारतीय वायुसेना के एक इनिशिएटिव है जिसका मेहर बाबा स्वार्म कंपटीशन है, 8 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। और 3 साल में हमने भारत में वो टेक्नोलॉजी लाई जो फ्यूचरिस्टिक थी और ये पहली बार हुआ जो टेक्नोलॉजी दुनिया में भी अभी मैच्योर नहीं हुई थी हम उसको यहां पर ला पाए। और आइडेक्स जैसे हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उसकी वजह से हमारे बहुत सारे काउंटर ड्रोन सिस्टम बने हैं। इनफैक्ट भारतीय लोग जो पहले हम ऐसे सिस्टम्स के लिए इजराइल या बाहर के देशों के पास जाया जाता है उन्होंने जैमर्स बनाए। अगर आप थोड़े कुछ साल पहले की बात याद करें तो 2021 को हमारे जम्मू एयर बेस पे ड्रोन अटैक हुआ था, तो उसके लिए हमें बाहर नहीं भागना पड़ा। हमारे ही ड्रोन मैन्युफैक्चर काउंटर ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स ने हमें सोल्यूशन दिया और डीआरडीओ ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम किया गया जिसमें लेजर था, RF डिटेक्टर, RF जैमर और हार्ड किल का काउंटर ड्रोन सिस्टम थे। तो भारत ने इंडिजिनस ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम में बहुत ही प्रोग्रेस की है पिछले कुछ वर्षों में। उससे हमारी जो इंपोर्ट पे निर्भरता थी वो कम हुई है। और मुझे लगता है कुछ समय में और जब जो हमारा जो ऑप सिंदूर में हमारे ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने जो परफॉर्म किया है इससे विश्व में हमारे जो बनाए हुए सिस्टम है उसकी मांग बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि हम कुछ ही समय में अपने सिस्टम को वर्ल्ड क्वालिटी लेवल पे ले जाए। ऑल राइट, बिल्कुल मैसेज तो बहुत ही क्लियर तरीके से गया है। और आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर अभय आनंद जी वो ये कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि डीआरडीओ प्लस जो इंडस्ट्री है उसका एक परफेक्ट सा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं। लेकिन वही टेक्नोलॉजी रोज़ाना ही एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई एडवांसमेंट उसमें आ सकता है। और आजकल क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब की भी बात कर रहे हैं ऑब्वियसली उसको इनकलकेट किया जा रहा होगा, बट स्टिल क्योंकि हम रोज़ाना जब एक तरह की न्यूनेस की बात करते हैं तो उन सब चीज़ों को लेकर हम कितने प्रिपेयर हैं और उन सब चीज़ों को लेकर हम क्या कर रहे हैं? जी पहली बात तो ये कि हमें ये कार्य दिया गया है कि हम पता करें कि जो देश में जो क्षमता है और जो देश करना चाहता है उसमें कितना गैप है, ताकि उसमें जो है नवाचार किया जाए, रिसर्च डेवलपमेंट किया जाए।
तो ये काम तो हो ही रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे चुनिंदा मामले हैं जिसमें खुद ब खुद CSIR जैसे हमने पहल की कि जैसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट की बात हो रही है जी, तो आप देखेंगे कि हमारे जो नॉर्थ साइड के जो इलाके हैं उसमें सतत निगरानी रखने की एक ज़रूरत सी पड़ गई है। बिल्कुल। तो ये हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म जो है ये सोलर पावर्ड है, तो वो ऊपर रहता है, उसके नीचे आने की ज़रूरत पड़ती नहीं। एक ही बार में चाहे तो 80-90 दिन वो ऊपर ही उड़ सकता है क्योंकि वो सौर ऊर्जा से चल रहा है। यस। और इसको बनाने की हमने पहल की, तो इसका जो है एक मूलभूत ढांचा हमने बना लिया, उसको 1/3 स्केल मॉडल जो है वो बन के उड़ रहा है फिलहाल जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है इसका पूरा जो है फुल स्केल मॉडल जो है वो तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ पाएगा। और यही सोच है, और इससे जो है आपको जो है सतत निरीक्षण की जो ज़रूरत है वो एक पूरी होगी, खास करके हमारे नॉर्दर्न इलाकों में जहाँ पे खास ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमने सोचा कि हमारा जो CSIR सिस्टम है इसमें बहुत सारे तकनीकी जो है लेबोरेटरीज़ हैं, प्रयोगशालाएं हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती हैं, हम जैसे एरोनॉटिक्स में काम करते हैं, हम टेस्टिंग भी करते हैं, हम उसका ढांचा भी बनाते हैं, और कुछ लैब्स हैं जो उसका इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, जैसे CSIO है चंडीगढ़ में, या जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स का सीरी पिलानी टोटल इंडिजीनियस है सारा ये सेल्फ रिलायंट, क्योंकि हम की बात करते हैं तो सारा ये अपना है, या हम टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हम बोरो करते हैं, या कोई हमारी ट्रीटीज़ हैं हम उसका ट्रेड करते हैं, हाउ वी आर डूइंग एग्जैक्टली? तो इसमें बहुतायत जो है सिस्टम इंटीग्रेटर की तरह आप देखेंगे, मतलब पूरा जहाज की तरफ आप देखेंगे, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हम खुद बनाते हैं, और कुछ जो चीज़ें हैं जो आज भी हम लोग जो हैं वो बाहर से आती हैं, जैसे आपने सेमीकंडक्टर्स की बात सुनी होगी, देश में उसकी भी पहल हो रही है। तो अंततः बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल जो है, जो मेटल्स हैं, जो बाकी भी कार्बन फाइबर्स हैं, उसका भी हम चाहते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे हम उसको भी देश में या तो बना सकें, उसकी भी कोशिश चल रही है हमारे लेबोरेटरीज में, या फिर हम उसका सप्लाई चेन जो है उसको सिक्योर कर सकें, ताकि हमारी जो जैसे मैंने कहा ज़रूरतें हैं कई हज़ार ड्रोन बनाने की या लाखों की तादाद में बनाने की, तो वो जो है एक तरह से उसमें हमें कोई बाधा ना आए। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों में काम चल रहा है। जैसे मैंने कहा हमारे लेबोरेटरीज में इवन माइनिंग पे लोग काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं, हम मेटलर्जी पे काम कर रहे हैं, हमारी बहुत सी जो प्रयोगशालाएं हैं वो इस पे काम करती हैं, अलग अलग तरह के जो धातु हैं उस पे काम करते हैं। तो वो सारा चीज़ हम चाहते हैं कि CSIR एक समय आते आते एक अच्छा उसमें एक सोल्यूशन प्रोवाइड करे। ऑफ कोर्स। और आपसे जो मैं कैप्टन श्याम कुमार जी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने सरफेस से फिर आपने कहा कि थोड़ा और डीप डाइव करेंगे हम सबमरीन्स के बारे में, और आपने ये भी कहा कि मैप को हम एक तरह से उल्टा करके देखते हैं तो उसमें फिर नॉर्थ हमको नीचे नज़र आता है, लेकिन क्योंकि अपनी जो डेमोग्राफी है वो आई डोंट से कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ डिफरेंट तो है वो काफ़ी नेशन से अगर हम देखें, तो उसमें जो हमारा पूरा का पूरा नेवी का जो सिस्टम है स्पेसिफिकली, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जो प्लेन एरियाज़ हैं, लैंड है, अगर वहाँ पर भी अगर कोई चीज़ होती है तो भी हमें उतनी ही मुस्तैदी से, उतनी ही तैयारी के साथ उस सेक्टर में भी रहना होता है, ताकि एक ओवरऑल एक जो प्रेशर है वो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली टेक्टिक्स, वो हम न सिर्फ दिखावे के लिए बनाएं बल्कि उनको मालूम हो कि यस वी आर मोर केपेबल देयर। अगर हम सिर्फ आर्म फोर्सेस की और नेवी और आर्मी की बात करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इक्विप्ड और पावरफुल हमारी नेवी नज़र आती है, बिकॉज उसका एरिया भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी जी। देखिए बहुत बड़ा समुंदर है, 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 7,500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमाएं, उसके अलावा हमारा पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार का द्वीप समूह 500 से ज्यादा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, और इस दूर तक आज हम अरबियन सागर में अफ्रीकन कोस्ट से लेके
चाहे वो बाब अलमंडेब हो, गल्फ ऑफ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, या सुंदरा स्टेट हो, मलाका स्टेट हो, या चोक पॉइंट्स हो, मडगास्कर हो। हमने देखा है युवतियों के संघर्ष के रूप में हमारी नौसेना का कर्तव्य, हमने देखी है अपनी विजिलेंस, हमने सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को खोल के रखा है, हमने सी फेरर्स को वो दिया है कॉन्फिडेंस की वो लगातार अपनी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कायम रखें। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उनकी पाकिस्तान की नेवी को सिमटा दिया था कोस्ट में, ताकि वो मकरान और सिंध कोस्ट से बाहर का रुख ना कर पाए, और हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं, हमारी जो कार्गो शिपिंग्स हैं, वो उन पे किसी तरह का इफेक्ट ना हो। अगर वॉर स्केलेट होता है तो हमेशा नौसेना एक क्रेडिबल डिटरेंस के रूप में शुरू में काम करती है, वो दिखाती है कि वो रेडी है, और जब वॉर स्केलेट होता है तो नेवी ही उसको करती है, और तब वो कोई एलओसी नहीं रह जाता, कोई किसी तरह की कोई सीमा नहीं रह जाती। एक और बात, नौसेना 360 डिग्री लड़ती है, उसके पास कोई छिपने की जगह नहीं होती, उसके पास कोई स्थान नहीं होता। मैं वही जानना चाह रही थी कि हाउ यू डिसाइड बाउंड्रीज, कि ये उनकी बाउंड्री है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। तो ये गहरा समुद्र और ऊपर नभ भी उतना ही बड़ा, और ये इंटरनेशनल स्पेस होता है। 12 नॉटिकल माइल के बाद, 18 किलोमीटर के बाद हम इंटरनेशनल स्पेस में आ जाते हैं, जहां सारे शिप्स एक दूसरे के अगल बगल में खड़े हो जाते हैं, और बिल्कुल ही ब्रश फायर सिचुएशन बनती है। अभी हमारी फिलीपींस गई थी नौसेना की शिप्स, जब हमने ज्वाइंट पेट्रोल किया तो चाइनीज नेवी ने हमें शैडोइंग किया। हम उनकी सबमरीन्स को लगातार 40 से 50 सबमरीन इंडियन ओशन में लगातार विश्व की घूमती रहती हैं, जिन्हें हम चुपचाप शैडोइंग करते रहते हैं। साइलेंट सर्विस है, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, कॉन्स्टेबलरी, और जो बेनाइन रोल है सागर वाला, जो सर्च एंड रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल है, नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बड़े भाई का रोल है इंडियन ओशन में, वो भी हम लगातार करते रहते हैं। इसके लिए बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत है, और इस हिसाब से मैं बात करूं तो मैरीटाइम जो कैपेसिटी पर्सपेक्टिव प्लान जो है, उसके हिसाब से आज हमारे पास, पीले नेवी की बात हम करते हैं तो हम तुलना नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास आज करीब करीब 123-24 शिप्स हैं, 230 एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और यूएवीज हैं। तो हम अगले 3 सालों में उसको 150 और 250 का लक्ष्य रखते हैं, और 2030 तक उसको हम 175 तक ले जाते हैं। 2047 में हम इसको 200 शिप्स और 500 एयरक्राफ्ट की नेवी देखने वाले हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है और लगातार भारत सरकार उस पर काम कर रही है। हम आपको ये भी बताएं गर्व के साथ कि कुछ ही कंट्री है विश्व में जिसमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो समुद्र से अंडर वाटर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने की जो शक्ति है, वो भारत में है। हमने आईएनएस अरिहंत बनाया, 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने उसे देश को समर्पित किया, और विक्रांत उसके बाद आया शिप के रूप में। दूसरी शिप हमारी आईएनएस हरिघट, और तीसरी अरिधमन, जिसकी ध्वनि हम जल्दी ही सुनने वाले हैं। ये मिसाइल्स जो सागरिका मिसाइल से K-15 750 किलोमीटर 50 मीटर की डेप्थ से ये मारती है, और अब K-4 मिसाइल्स जो 1500 से 2000 3500 किलोमीटर मारने वाली है, और अगली जो सबमरीन आने वाली है S5, उसमें K-5 मिसाइल्स होगी जो 6000 किलोमीटर दूर मारेगी। अगर उन्होंने कोई गलती की, न्यूक्लियर स्ट्राइक की, तो जो दूसरा प्रहार उन पे पड़ेगा, वो सरप्राइज कहां से आएगा उन्हें नहीं पता लगेगा, और नक्शा मिट जाएगा। तो ये कैपेबिलिटी 6 कंट्रीज के पास पूरे विश्व में है, और टेक्नोलॉजिकली भारत आज एलीट क्लब में है, जहां हमारे पास एक SSBN सब सर्विस बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ कैपेबल सबमरीन है। और बात करें हम अगर सबमरीन्स की, तो हमने कलवेरी क्लास के 6 सबमरीन मैजगान डॉक में बना दिए, और वो अब भारतीय नौसेना में शामिल है, और उसके साथ हम 3 और बनाने जा रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट 75 में। और 75 इंडिया में 6 सबमरीन, अभी आप 3 दिन पहले, आपने 4 दिन पहले सुना है, 64 करोड़ की एक उसके साथ जर्मन के साथ हम 6 सबमरीन बनाने वाले हैं। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन लगेगा। अभी कुछ दिन पहले ही हंगूर क्लास की सबमरीन चाइना ने पाकिस्तान को दी है, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन लगा है। मतलब ये सबमरीन चुपचाप अंदर रह सकती है 30 दिनों तक, और इससे ऊपर आने की जरूरत नहीं है, और ये सरप्राइज बहुत बड़ा होगा। तो इसको काउंटर करने के लिए हम अपनी सारी सबमरीन्स में EIP लगाने वाले हैं। और इसके साथ ही अभी हमारी जो दूसरी सबमरीन जो इंडिया में बनी है, खंडेरी, वो अभी रिफिट में जा रही है, अगले साल उसमें DRDO ये खुद ही लगा देगा EIP, तो ये बड़ा रोल बनता है। इसके साथ ही 2 हम अटैक न्यूक्लियर सबमरीन भी बनाने वाले हैं, जिसमें न्यूक्लियर पावर के साथ सबमरीन चलेगी, और ये भी हम जल्दी ही बनाने वाले हैं। हमें अभी 18 सबमरीन के साथ हमें इसको 25 से 26 या 30 तक जल्दी ले जाना है, ताकि हम डिटरेंस पेट्रोल कर सके, सी डिनायल कर सके। विक्रांत और विक्रमादित्य जो है ये सी कंट्रोल करता है, पावर प्रोजेक्शन करता है, और सबमरीन अंदर रख के एक रूट को रोक देती है, उस जगह से डरते हैं लोग जाने में, इसको कहते हैं सी डिनायल। और चाइना के पास 60 से ज्यादा इस तरह की सबमरीन है, और 10 से ज्यादा न्यूक्लियर हैं, तो हमें उसे देखना है। हालांकि हम
हम विस्तारवादी नहीं है, हम डिफेंसिव पोस्चरिंग में हैं, हमें उनसे तुलना नहीं करनी है, लेकिन एक क्रेडिबल डिफरेंस बनाना होगा। और सबमरीन के जो घातक जो बन रहे हैं, एडवांस टाइप टॉर्पेडो बन रहे हैं, वरुणास्त्र की बात की मैंने, सोनार उनके डेवलप हो रहे हैं, और एक्सटेंडेड रेंज में डिटेक्शन की बहुत मुश्किल होता है सबमरीन को डिटेक्ट करना, सी वॉरफेयर बहुत ही मुश्किल है, और शैलो वाटर में भी फायर करना, डीप वाटर में भी फायर करना, कई दिनों तक रहना एक कठिन काम होता है। और क्रू को हम सैल्यूट करते हैं, सबमरीन क्रू को, जो इस तरह का काम करते हैं भारत के लिए, साइलेंटली चुपचाप दूर रहकर, और किसी को खबर भी नहीं होती। आपने कहा मैम दूर रहते हैं इसलिए पता नहीं लगता, तो ये बात जरूरी है कि हम लगातार कंधे से कंधा मिलाकर एक डिस्टेंट सपोर्ट आर्मी और एयरफोर्स को और अपने वैज्ञानिकों की क्षमता के साथ इसको करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है कि एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो हमारे डिफेंस फोर्सेस का है वो हमने बार बार देखा है, और उसके नतीजे हमने देखे हैं, और वो बहुत ही प्राइड का इशू है हर शहरी के लिए, हर नागरिक के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे नारंग सर जो अब समझना चाहती हूँ वो ये कि एक तो विजन के तौर पर हम आगे इसमें क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि हमारी जो सरकार है वो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो ले रही है ताकि हम लगातार एक ग्रोथ को हासिल करते रहें, और डिफेंस क्योंकि हमारे लिए कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी हम ये सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन उसमें पब्लिक पार्टनरशिप का भी क्या कोई स्कोप बनता है, और इफ़ देयर इज़, जैसा इंडस्ट्री और DRDO का सर ने भी जिक्र किया, आप उसके हवाले से हमारे व्यूवर्स को क्या बताएंगे? मीनाक्षी जी, भारत ने बहुत सारे एरोनॉटिक्स में इनिशिएटिव लिए हैं जो भारत को विश्व पटल पर बहुत ही ऊंचे स्थान पर ले जा सकते हैं। भारत एक डेवलप नेशन बनना चाह रहा है, विकसित भारत बनना चाह रहा है 2047 में, और उसको ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता एक हमारा एक गोल है, और हम उसी गोल को सामने रखते हुए हमने LCA Mark 1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको कहते हैं, तेजस भी कहा जाता है, उसका Mark 1A बनाया जो उससे भी बेहतर है, फिर Mark 2 हमारा बन रहा है, और फ्यूचर में हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। LCA नेवी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लान है। हमें लगता है कि हमारे बीच में प्लान था ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का, और जैसे हमने देखा कि चाइना के ने 5th और 6th जनरेशन फाइटर्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि LCA के साथ साथ TEDBF के साथ साथ नेवी को सोचना पड़ेगा कि AMCA की उसकी क्या फ्यूचर यूटिलिटी है। ट्रेनर्स में भारत खुद HTT-40 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर बना है, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर बना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में हमारा प्रोग्राम चल रहे हैं, सारस Mark 2 रिमोट रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो NAL के डायरेक्टर ज्यादा बता पाएंगे, और C295 टाटा एडवांस सिस्टम ने कोलैबोरेट किया है एयरबस के लिए, और पहली बार प्राइवेट सेक्टर जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बना रहा है। लेकिन इसके लिए हमारे पास इंडिजनाइजेशन रोड मैप होना चाहिए। हेलीकॉप्टर्स में ALH, LUH, LCH बन चुके हैं, और IMRH मीडियम रोल हेलीकॉप्टर जो बन रहा है, इन सब प्लान्स के सक्सेस के लिए हमारे पास एरो इंजन चाहिए। और पहले भारत ने कावेरी इंजन बनाना शुरू किया था, और अब हमें जरूरत है कावेरी Mark 2 में जाने के लिए। अगर आप थोड़े दिन पहले की बात ध्यान करें, पिछले हफ्ते ही भारत ने साफरान के साथ कोलैबोरेशन के लिए एक कदम बढ़ाया है, जिसके साथ हम 110 किलो न्यूटन जो कि AMCA फाइटर 5th जनरेशन फाइटर है उसके लिए इंजन बनाया जाता है। उसके साथ साथ हमें अपना इंडिजिनस प्रोग्राम बनना पड़ेगा। भारत ने इनोवेशन के फील्ड में IDEX, TDF, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड और मेहर बाबा इनिशिएटिव लिए हैं, और हमें जो है आगे देखना पड़ेगा कि एक स्टेल्थ हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV हमें आवश्यकता पड़ेगी। जैसा हमने देखा चाइना के UAV प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, मैन अनमैन टीमिंग, ये ऐसे सिस्टम्स हैं जहां हमें फ्यूचर में ध्यान रखना पड़ेगा। ऑपरेशनलाइजेशन और इंडक्शन ऑफ जैसे हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम्स है, तपस, आर्चर NG, शॉर्ट रेंज UAV, सारस Mark 2, इन सब का जो ऑपरेशनलाइजेशन है, इंडक्शन है, इसकी टाइमलाइंस को कम से कम रखना पड़ेगा। एडवांस ड्रोन्स है जैसे हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, स्वार्म, मैन अनमैन टीमिंग विद नेटवर्किंग, सिक्योर कम्युनिकेशन, डेटा आर्किटेक्चर्स, ये सब चीजें जो हैं हमें बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जो ऑप सिंदूर ने हमें बताया
कि हमें एडवांस काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाने पड़ेंगे जो सिर्फ ड्रोन को ही ना न्यूट्रलाइज कर पाए, ड्रोन स्वॉर्म्स को भी न्यूट्रलाइज कर पाए और इंटीग्रेटेड जो थ्रेट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर पाए और जो आसमान और स्पेस से जो थ्रेट्स आ रही हैं उसको भी न्यूट्रलाइज कर पाए। मेहर बाबा कंपटीशन और आइडेक्स जैसे इनिशिएटिव्स जो हैं उस पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उसको अगले लेवल पे ले जाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमी और मिनिएचराइजेशन, ये 3 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट एंड मिनिएचराइज मिशंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे एक जो लगता है मिलिट्री सिविल एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी फ्यूजन, ये एक बहुत बड़ा पिलर बन सकता है। अगर हम सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग को भारत में लाएं तो मुझे लगता है हम बहुत सारी जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटैलिटीज है उसको यूज करके भारत के एरोनॉटिक्स ड्रोन को एक बहुत ही अलग लेवल पे ले जा सकते हैं, जो इसका पोटेंशियल है उसको अचीव कर सकते हैं। मीनाक्षी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम और आई एम श्योर जिस ट्रैक पर हम हैं बहुत आगे हम एडवांसमेंट को हासिल करेंगे और जल्दी भी करेंगे, लेकिन बावजूद उसके भी डॉक्टर अभय आनंद जी हम बहुत सारे एक तरह से इनोवेशंस और सब चीज़ें हम कर रहे हैं और ये सब करना उतना आसान भी नहीं है जितना हम बैठकर स्टूडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग, किसी विजन के तौर पर, बजट के तौर पर, किसी तरह के या तो उसमें टेक्नोलॉजी वाइज हम कह लें या किस तरह का चैलेंज है जो सबसे ज़्यादा आपकी तरफ से फेस किया जाता है? जी, तो पहली बात तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी हमें ज़रूरत है। जैसे कुछ बताया हमारे वक्ताओं ने कि नेटवर्क जो डेटा लिंक है या जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं उसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी अगर हम बहुत सारे जहाज़ एक साथ उड़ाएं या उनके आपस में तालमेल कराएं, चाहे वो ड्रोन हो। फिर दूसरा ये है कि आपको छुप के वार करना है तो आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से कहते हैं, जो कि हमारे लेबोरेटरीज़ में स्पेशल मटेरियल्स के तहत बनाई जाती है, उस तरह की चीज़ें भी आपको चाहिए। फिर साथ ही साथ आपको इंजन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बताया गया कावेरी इंजन एक है, लेकिन जब आप छोटे ड्रोन उड़ाएंगे तो आपको हर तरीके के जो हैं वो आपको इंजन्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हमने जैसे NAL में वैंकल इंजन एक बनाया है, हर तरीके का बनाया है, 30 हॉर्स पावर से लेके 55 हॉर्स पावर का वैंकल इंजन हमने बनाया। साथ ही में छोटे गैस टरबाइन इंजन भी हमने बनाना शुरू कर दिया है, उसमें एक 100 kg थ्रस्ट वाला एक इंजन तैयार है। तो इस तरह से हमें जो पूरा जो प्रोडक्ट है, जब आप सोल्यूशन की तरफ देखें, सिस्टम की तरफ देखें, जैसे कोई भी हो, ड्रोन सिस्टम हो, एंटी ड्रोन सिस्टम हो, तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि उसके कितने पहलू हैं और उन पहलुओं में से हमें हर पहलू पे काम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। और साथ ही साथ उसमें जैसे है कि आज हम सेमीकंडक्टर हम सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कल को हमें उसे भी देश में बनाना पड़ेगा। और उसमें बहुत बड़ी बात है, आपको पता है कि देश सॉफ्टवेयर में काफ़ी प्रगतिशील है, तो अल्गोरिदम्स जो हैं उसमें चाहे वो इमेज प्रोसेसिंग वाले हों, जिसका इस्तेमाल करके आप टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकें मिलिट्री साइड में, या जैसे कि आप सर्च एंड रेस्क्यू करने जाएं तो आपको उसमें वो काम आ सके। जैसे एग्रीकल्चर ड्रोन की मैंने बात करी थी शुरुआत में, तो आप चाहेंगे कि खेत जो है आपके खलियान है वो ठीक तरह से उसका पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बहुत ये सारी चीज़ें आप कैमरास जो हैं उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। और उसके लिए इमेज प्रोसेसिंग और वो सारे एल्गोरिदम्स आज देश में सब अवेलेबल हैं। तो उसका जो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह की जो उसकी अंडरलाइंग जो टेक्नोलॉजी है उस पर हमें गौर करना चाहिए। और उस पर अभी जैसे मैंने कहा कि कैपेसिटी और डिमांड का जो गैप है उसकी हम फिलहाल हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि टारगेटेड फंडिंग किया जाए। जैसे आपने पूछा कि भाई आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो ये तो मैं कह सकता हूं कि सरकार इसके बारे में पूरी तरह से सजग है और वो चाहती है कि ये गैप आइडेंटिफाई हो और टारगेटेड जो है फंडिंग दिया जाए। और इस पर न सिर्फ जो सरकारी संस्थाएं हैं, बट जहाँ जहाँ हमारे यहाँ टैलेंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाओं में हो, जहाँ भी हो वहाँ सबको मौका दिया जाए।
मैं एक चीज़ इस पे और भी जानना चाहती हूँ कि जिससे, क्योंकि आपने संस्थाओं का भी जिक्र किया, उसमें हम टेक्नोलॉजी की और एडवांसमेंट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इन सब की हम बात कर ही रहे हैं, और ड्रोन्स की क्योंकि ज़्यादा करके हमने बात करी है इस डिस्कशन में, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती होंगी हाइट को लेकर, उसके वेट को लेकर, इसीलिए शायद चिप्स और सेमीकंडक्टर्स और उन सब की हम बात कर रहे हैं। अलावा उसकी ये भी है कि उसको ऑपरेशनल कौन करेगा, Who will be those people जो उसको ऑपरेशनल करेंगे। तो क्या इसके लिए भी किसी तरह का कोई आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर्स जिसका आप जिक्र खुद भी कर रहे थे, तो उनका एक कॉम्बिनेशन परफेक्ट सा बना रहे कि कम से कम उस तरह के लूप होल्स ना नजर आए, उसको लेकर हम क्या काम कर रहे हैं? तो इसमें दो पहलू आते हैं। पहली बात तो कुछ भी आप बनाएं तो उसका परीक्षण होना जरूरी है कि क्या वो उस मापदंड पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो देश में फिलहाल तो इस तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज का काफ़ी अभाव है। तो अब जो है हम देख रहे हैं कि सरकार इस तरफ भी पहल कर रही है कि इस तरह के जो है टेस्टिंग ग्राउंड्स बनाए जाएं, सैंड बॉक्स जिसे कहा जाता है कि आप जाके वहाँ पे अपने प्रयोग कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आपने जो भी इजाद किया है क्या वो उस कसौटी पे खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। तो पहली ये बात है। दूसरी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि आप देखते हैं जब किसी भी चीज़ को आप चलाते हैं, चाहे वो आपकी गाड़ी वाहन हो, तो रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टकराव की स्थिति या कुछ और असमंजस की स्थिति हो सकती है। तो इसमें रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ भी खासा पहल हो रहा है। जैसे नारंग जी ने शुरुआत में बताया कि हम चाहेंगे कि देश में ड्रोन से डिलीवरीज हो शहरों में, या चाहेंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि जो मेडिकल जो है इमरजेंसी कहीं हो जाए शहर में, तो रास्ते से जाने के बजाय हम हवाई मार्ग से पेशेंट्स को तुरंत एक जगह से दूसरे का अस्पताल तक पहुंचा सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारी मंशा हैं, ये हमारी आकांक्षाएं हैं। इनको पूरा करने के लिए आपको जिस तरह से ज़मीन पे ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है वैसे ही हवा में भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये सारा जो है इस पे सोच विचार हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जैसे देश में सिविल साइड में जो है DGCA है, उनका ये उनके दारोमदार में आता है, तो उनके साथ हम हाल ही में हमने उनके साथ एक वर्कशॉप भी करा और हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलके काम करें और हमारा जो भी रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है इसका फ़ायदा इन सब ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ से जो सोल्यूशन होने चाहिए बिल्कुल उस पे करें। बिल्कुल, मैं तो एक शहरी के तौर पर मैं तो बहुत सारे ड्रोन्स उड़ते हुए और उनको फंक्शनल होते हुए और जिन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं उनको उनका एग्जीक्यूशन होते हुए देखना चाहती हूँ और आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देखना चाहते होंगे कि हाउ डिफरेंट इट विल बी, कि सब जगह हमें ड्रोन्स नज़र आ रहे होंगे और बहुत ही एक अच्छा सा एक माहौल नज़र आएगा। लेकिन एडवांसमेंट की क्योंकि हम श्याम जी बात कर रहे हैं और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वक्त हमें अनुमति थोड़ा कम दे रहा है, तो हाउ विल यू कंक्लूड, कैसे आप कंक्लूड करेंगे इसको? नॉस्टैल्जिक हो रहा हूं मैं, बहुत सारे बातें की हमने। सरफेस टू सरफेस मिसाइल पहली फायरिंग हुई थी 1971 में जब INS वीर ने कराची हार्बर पे अटैक किया था। उसी शिप को, उसी तरह की शिप को INS चटक को मैंने भी कमांड किया और मैंने वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायरिंग की कई दिनों पहले 1998 में। और आज हम बात कर रहे हैं अंडर वाटर ड्रोन की, जल कपी की, जो सबमरीन को पकड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं मतंगी की, ऑटोनोमस क्राफ्ट्स की, जो गोवा तक गया बॉम्बे से और अपना काम करके आ गया कोस्टल पेट्रोल की, वेपन्स के साथ, ऑटोमेशंस के साथ। आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र की, जो मारने वाला है 1200-1500 किलोमीटर दूर तक। जो आज हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर बोर्न एयर टू सरफेस मिसाइल की, जिसका प्रयोग हमने कर लिया। ये सब हम बात कर रहे हैं पिछले 6 महीने की। मैं सिर्फ 6 महीने की बातें कर रहा हूं। तो ये है कंक्लूजन हमारे भारत का आज, कि आज हम इतनी दूर तक आ गए हैं कि हम 6500-7000 किलोमीटर तक मार करने की बात कर रहे हैं और हम वैसे जगह पर साइलेंटली ऑपरेट करना चाह रहे हैं जहां कोई नहीं जा सकता। हम हर जगह की डिफेंस को देख रहे हैं। आपने सुना होगा राष्ट्र रक्षा मंत्री का बयान, हमने सुदर्शन चक्र की दिशा में भी कदम उठाना शुरू कर दिया है और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को फायरिंग की है हमने, और वो हमने अभी वहां किया बे ऑफ बंगाल में। तो ये सारी बातें क्या निश्चित करती हैं कि भारत एक सुदृढ़
राष्ट्र की तरफ, रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल साउथ में एक लीडर के रूप में एक सशक्त भारत अपनी मिलिट्री माइट के साथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारी जो सेनाओं का विजन है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का जो एक संकल्प है, उस दिशा में लगातार एक बहुत ही प्लान पॉलिसी से काम कर रहा है और हम सब उसके साथ हैं। बिल्कुल, हम उसके साथ हैं। और डॉक्टर राजीव कुमार नारंग जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से भी बहुत ही ब्रीफ में, और लास्ट में शायद हम ये कह सकते हैं कि हाउ इज द जोश? जोश बहुत है भारत में, भारतीय युवा में जोश है, भारतीय संस्थाओं में जोश है। हमारी पॉलिसीज बहुत प्रोग्रेसिव रही हैं। हाँ। मुझे लगता है ये समय आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी की ओनरशिप करें, डिसीजन मेकिंग फास्ट करें और समय के रहते रहते अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम में से पूरा करके उसको अपने ऑपरेशंस में इंडक्ट करें। इससे ज्यादा बेहतर समय फ्यूचर में नहीं मिलेगा। हम जो जो इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं उसको ऑपरेशनलाइज करें। हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमारा युवा जो पहले बाहर जाता है, अगर वो यहां पर है तो उसको इस्तेमाल करके हम पोटेंशियल को कैपेबिलिटी में डेवलप करें, तभी संभव होगा। और इसके लिए सभी संस्थाओं, सभी लोगों को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, हमारे इनोवेटर्स को, पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को, सबको एक टीम, जैसे अब हमारी टीम कहते हैं ना, हाथ में एक इंडिविजुअल उंगली से ज्यादा पावर होती है, तो हमें एक हाथ बन के बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आप आए स्टूडियो में, सभी गेस्ट हमारे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज की जो पेशकश है उसमें फिलहाल इतना ही। आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम, आप अपनी राय हमें ज़रूर दे सकते हैं, और इसके लिए हमारा ईमेल का पता हम आपको बता दें, dduurduspecials@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब। बहुत अच्छा। वीडियो लाइक करने के